नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के पहले हमने अर्जुन पुलिस प्रमोशन की प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो रेप से संबंधित अपराध यानी कि महिलाओं से संबंधित अपराध के एक चैप्टर के माध्यम से यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध या रेप से संबंधित अपराध कह सकते हो 376 से लेके 376 ई तक हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों, वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आप पीछे के जो प्लेलिस्ट है हमारे पीछे का वीडियो उसमें जाके आप देख सकते हो और उसमें हमने महिलाओं से संबंधित अन्य अपराधों के बारे में भी बताया है। जो महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में जिनके भी सिलेबस में जिस परीक्षा में भी ये टॉपिक है तो उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। उसमें हमने 2018 के संशोधन भी बताए हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है संपत्ति संबंधी अपराध। तो संपत्ति संबंधी अपराध में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो इसमें कई अपराध है, जैसे कि चोरी हो गया, जैसे उद्यापन हो गया, एक्सटॉर्शन और लूट हो गया। तो इनमें बेसिक छोटे छोटे अंतर हैं। इन अंतर को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारी एक टाइम लिमिट होती है, उसमें हम 20 या 25 मिनट के वीडियो में आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम चोरी और उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन इंग्लिश में बोलते हैं, किसी संपत्ति को व्यय कारित करके प्राप्त करना, किसी व्यक्ति को संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति से मेरा मतलब है कोई चीज या कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना, कोई मूल्यवान प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट साइन करवाना। तो इस अपराध के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि इन्वेस्टिगेशन के आपके जो पुलिस प्रमोशन की परीक्षाओं में जो प्रैक्टिकल बिंदु है उसके लिहाज से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन में इन धाराओं का बहुत ज्यादा महत्व है और इस धारा की बारीकियां जो है उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आज इस लेक्चर में हम इनकी बारीकियों को समझेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के अंतर पूछते हैं। इन धाराओं में जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे बेसिक अंतर हैं उनको भी अध्ययन करेंगे और एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट बिंदु के माध्यम से ये हम अध्ययन करते हैं। तो चलो दोस्तों, ये टॉपिक का अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अर्जुन पुलिस प्रमोशन के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस जो भी बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के पास होता है बेल आइकन, उसको क्लिक कर लीजिए जिससे कि नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। क्योंकि हमारे अर्जुन पुलिस प्रमोशन में ज़्यादा विशेषज्ञ भी आते हैं, अन्यथा हम जो एक्सपर्ट है, पुलिस के एक्सपर्ट है, उनको भी बुलाएंगे। तो शुरू करते हैं संपत्ति संबंधी अपराध, भारतीय दंड संहिता के टॉपिक है। और सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, चोरी एवं उद्यापन, चोरी, थेफ्ट, उद्यापन, एक्सटॉर्शन के अपराध को उदाहरण सहित, एग्जाम्पल के सहित बताइए और इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम धारा लेते हैं 378, धारा 378 थेफ्ट यानी कि चोरी। देखो, चोरी सिंपल सभी को पता है, ये सभी जानते हैं, आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। इसकी डेफिनेशन के कंटेंट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें डेफिनेशन में 5 कंटेंट होते हैं। 5 कंटेंट कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। ये 5 बिंदु आपके जब भी डेफिनेशन आएगी, इसकी परिभाषा आएगी, तो ये 5 बिंदु आपको लिखना पड़ेगा। जो किसी व्यक्ति के कब्जे में से, तो सबसे पहली बात कब्जे में होनी चाहिए कोई वस्तु, उस व्यक्ति की सहमति के बिना। दूसरा, सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति। तीसरा, बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, बेईमानी से लेने का आशय। चौथा, वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है। पांचवा, तो ये 5 जो कंटेंट है, 5 बिंदु, आप चोरी की परिभाषा क्या है 5 बिंदुओं के माध्यम से भी लिख सकते हो अलग अलग बांट के, कि कोई व्यक्ति किसी के, फर्स्ट बिंदु कब्जे में से, दूसरा सहमति के बिना, जंगम संपत्ति को बेईमानी से, ले लेने के आशय से हटाता है, तो इन परिस्थितियों में वह ऐसा व्यक्ति चोरी करता है, ऐसा कहा जाएगा। इस तरह भी इस परिभाषा को लिख देते हैं। अब इनके कंटेंट समझ लेते हैं। देखो, किसी के अन्य के कब्जे में, जैसे मेरे कब्जे में ये पेन है, इसकी कीमत कुछ भी हो, चोरी तो चोरी है, पेन है, तो मेरा पेन है, ये मेरे कब्जे में मेरा पेन है, मेरी सहमति के बिना कोई पर्सन है, सुनील है, मेरी सहमति के बिना इस पेन को लेता है
और ये जंगम संपत्ति है। जंगम संपत्ति क्या होती है? इस चीज को यहां से उठा के यहां कर रख सकते हैं, मतलब मूवेबल, कोई चीज इधर से उधर, चल संपत्ति भी बोलते हैं इसको, उठा के रख सकते हैं। एक होती है स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मकान हो गया, मकान को उठा के इधर से उधर थोड़ी रख दोगे। कोई जमीन होगी, किसी की प्रॉपर्टी होगी, उसको उठा के इधर से उधर थोड़ी रख दोगे, तो वो जंगम संपत्ति नहीं है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। चोरी किसकी होती है? मोबाइल की, जो जंगम संपत्ति इधर से उधर ले जा सकते हैं, जिसको मूव कर सकते हैं। पेड़ है, जंगम है, स्थावर। देखो जब तक पेड़ लगा हुआ है, जमीन में लगा हुआ है, जमीन से सटा हुआ है, तब तक तो वो स्थावर है, लेकिन जैसे उसको काट के अलग कर दिया तो वो जंगम संपत्ति होगी। वो जंगम संपत्ति जब पेड़ की भी चोरी मान ली जाएगी। तो इस तरह इस बिंदु को समझ सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको खास ध्यान रखने हैं। कब्जे में से सहमति के बिना, जंगम संपत्ति को बेईमानी से ले लेने के आशय से, अपने पास रखने के आशय ये होना चाहिए खुद बेईमानी से ले रहा है, ऐसे नहीं ये सोच के ले जा रहा है कि खुद का समझ के ले जा रहा है। जैसे ये पेन मेरे पास भी सेम ऐसा पेन है, सुनील के पास भी ऐसा पेन है, तो सुनील ने मेरे पास ये पेन देखा, मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है, वो अपना समझ के ले गया, तो यहां ना तो बेईमानी है, ना ले लेने का आशय रखता है वो, तो चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां उसका इरादा सही है, नेक है। ऐसा नहीं है कि वो अपना समझ के लेके जा रहा है, तो चोरी नहीं होगी। ये 5 कंटेंट पूरे होते चोरी हो जाएगी। कब्जे में से, सहमति के बिना, जंगम संपत्ति हो, ले लेने का आशय रखते हुए हटाता है तो चोरी करता है कहा जाएगा। तो इसमें एक उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा आपके उदाहरण आ जाए तो आप इस तरह उसको लिख सकते हो। दिनेश यात्रा को जाते समय, दिनेश यात्रा करते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक सुरेश को, जो कि एक भंडागारी का, उसका भंडार जो सुरेश है वो संभाल रहा है। दिनेश यात्रा पे जा रहा है, अपनी प्लेट उसको, उसके भंडार में जो भी प्लेटें पड़ी है वो उसको संभाल के जाता है, न्यस्त कर देता है। सुरेश उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है। सुरेश क्या करता है? सुनार के पास उन प्लेटों को लेके चला जाता है और वहां पे बेच देता है, सुनार को जाके बेच देता है। यहां वह प्लेट दिनेश के कब्जे में नहीं थी। पहली बात देखो, दिनेश सुरेश को प्लेटों को न्यस्त करके जा रहा था, तो कब्जा दिनेश का तो रहा ही नहीं, सुरेश के कब्जे में आ गई प्लेट। सुरेश के कब्जे में प्लेट आ गई तो वो एक सुनार को जाके बेच देता है। देखो कब्जा नहीं था दिनेश का, लेकिन कब्जा सुरेश का था, लेकिन बेईमानी आ गई, जाके सुनार को बेच दी। तो सुरेश ने चोरी नहीं की है। चोरी क्यों नहीं की है ये मैंने बता दिया, क्योंकि सुरेश का कब्जा था, दिनेश का नहीं था। सहमति तो दिनेश की, तू मेरे संभाल करना भी चीजों की, कब्जा सुरेश का ही हो गया, कब्जे से नहीं हटाई इसने। तो इसने बस बेईमानी कर ली, बेच आया उसको, मतलब न्यास भंग कर दिया, अमानत में ख्यानत कर दी। वो वाली बात, अमानत में ख्यानत, जैसे दहेज के मामलों में धारा 406 अमानत में ख्यानत करते हैं तो 406 लागू होती है, वैसे इसने किया, इसको संभाल के गया कोई चीज, इसने अमानत में ख्यानत कर दी, तो चोरी तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन किसका हो सकता है? उसको न्यस्त की गई है, तो आपराधिक न्यास भंग का अपराध जरूर हो सकता है। आपराधिक न्यास भंग का अपराध मान सकते हैं, यानी कि 406 में पनिशेबल हो सकता है, चोरी नहीं माना जाएगा इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट उदाहरण पढ़ते हैं। सुरेश को राजमार्ग पर अंगूठी पड़ी हुई मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। कोई राजमार्ग से, जैसे मैं ही राजमार्ग से जा रहा हूं, मेरे को अंगूठी पड़ी हुई मिली है और किसी के कब्जे में नहीं है, तो मैंने वो अंगूठी उठा के मेरे पास रख ली। जैसे सुरेश ने उसके लेने से चोरी नहीं किया, भले उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया, तो मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे को अंगूठी मिली, कीमती अंगूठी, हीरे की अंगूठी मिली है मान लो, तो मैंने उठा के मेरे पास रखी। मेरा फर्ज ये बनता है मैं उसका मालिक पता करने की कोशिश करूं, या फिर किसी पुलिस स्टेशन पे जाऊं, उनको बताऊं ये अंगूठी यहाँ पड़ी हुई थी, या किसी आसपास किन्हीं व्यक्तियों से पूछूं, कोशिश करूं कि किसकी है। अगर मैं बेईमानी से किसी को ना बता के अपनी जेब में रख लूं और घर की तरफ चला पड़ूं, घर पे मतलब बैठा रहूं, 2 दिन बाद पकड़ा जाऊं कि मैं तो पुलिस स्टेशन आ ही रहा है, लेकिन यहां आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो जाएगा दोस्तों। चोरी तो नहीं है ये, क्योंकि वो अंगूठी किसी के कब्जे में नहीं थी, ना तो मैंने किसी के कब्जे से उठाई। हालांकि बाद में
बेईमानी पूर्वक हाथ से आ गया, मेरे कहा रख लेता हूं, किसी को पता नहीं, किसी के कब्जे में नहीं थी, तो मैंने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराधी तो हो जाऊंगा, लेकिन चोरी का नहीं। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसमें, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिनेश के घर में मेज पर पड़ी हुई दिनेश की अंगूठी सुरेश देखता है। दिनेश की अंगूठी मेज पे पड़ी है, सुरेश उसको देखता है। तलाशी और पता लगाने के भय में उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग न करने का साहस करते हुए सुरेश उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहां से उसका दिनेश को कभी भी मिलना अति अंधी संभव है छिपा देता है। उसके छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे, जबकि उसका खोया जाना याद न रहे। यहां सुरेश ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते परंतु चोरी की है। देखो, मैं किसी के घर में जाता हूं, मेरे दोस्त के घर में जाता हूं, ये मान लो, तो दोस्त में घर में जाने के बाद कोई अंगूठी टेबल पे पड़ी हुई है, मैं दोस्त के साथ बात करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान लगातार उस अंगूठी पे है, और उस अंगूठी को उठा के किसी ऐसी जगह छुपा देता हूं कि मेरे दोस्त की नजर ना पड़े कि मैं अब भी ले जाना तो खतरे में, क्योंकि ये मेरी तलाशी ले लेगा कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, ये कहाँ गई। तो उसी के घर में कहीं ऐसी जगह छिपा देता हूं जहां मेरे दोस्त की नजर ना पड़े। तो जैसे ही मैंने उस अंगूठी को उठा के कहीं ऐसी जगह छिपाया है जहां मेरे दोस्त की नजर ना पड़े, तो मैंने चोरी उसी टाइम कर दी। फिर बाद में चाहे लेके जाऊं चाहे ना जाऊं, चाहे वहां वो पड़ी रह जाए, चोरी उसी टाइम घटित होगी। चोरी का अपराध हो गया हटाते ही, बेईमानी से दूसरे के कब्जे में से ले लेने का आशय था, दूसरी जगह रख दी मैंने, तो उसी टाइम चोरी होगी। ये नहीं कह सकता कि मैं लेके तो गया ही नहीं, आपने हटा दी और दूसरी जगह छुपा दी, तभी चोरी होगी। ये ध्यान रखना चोरी के अपराध में। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं ऐसा कैसा आ सकता है, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चोरी के लिए पनिशमेंट। चोरी के लिए क्या दंड होगा? तो जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी बाती के कारावास जिसकी अवधि देखो 3 साल या जुर्माना या दोनों से पनिशेबल होगा। सजा क्या होगी? 3 साल या जुर्माना या दोनों। या जुर्माना दिया तो देखो सजा दी जा सकती है, या सिर्फ जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों। संभवतः इसमें ज्यादातर चोरी के मामलों में या तो दोष मुक्त होता है या सजा होती है। अगर साबित हो जाता है तो संभवतः कोर्ट ज्यादातर समाज के विरुद्ध एक गंभीर कृत्य मानते हैं इसको, इसके लिए संभवतः सजा दी जाती है। जुर्माना लगाकर मैंने तो नहीं देखा कि छोड़ते हैं, मतलब किसी मामले में छोड़ दे तो अलग बात है। 380 निवास गृह, जैसे निवास गृह से चोरी का सामान लेके चोर निकल रहा है, पिक्चर में आप देख सकते हो। 380 कब लगती है? किसी घर में से, मकान जहां निवास कर रहे हैं उसमें से चोरी होती है तो धारा 380 लगेगी। कोई निवास की जगह है, इस तरह की जगह में 380 लगेगी। तो 380 में आप टाइटल से इतना पर्याप्त है, इतना ध्यान रखना कि निवास घर है, कोई रहने के घर में चोरी, जहां मानव निवास कर रहा हो तो उसमें चोरी होती है, तो उसकी सजा आप 7 वर्ष तक की और जुर्माना। मतलब अगर रहने के घर में चोरी हो रही तो इस सजा बढ़ गई है थोड़ी, 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है। और इसके बाद लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से संपत्ति की चोरी। देखो, कोई लिपिक होता है, कोई किसी व्यक्ति का मैनेजर का लिपिक है या उसका सेवक है, उसकी सेवा कर रहा है, कोई नौकर वगैरह है, तो वो व्यक्ति चोरी करता है, विश्वासघात करता है, तो उसके लिए सजा को बढ़ाया गया। जैसे सिंपल चोरी के लिए कितना था? 3 वर्ष का था। तो लिपिक सेवक के लिए या कोई घर में चोरी करता था, इनका प्रकृति गंभीर मानी गई है, तो इनके लिए सजा को बढ़ाया गया है। सजा का कुछ ज्यादा है सजा इसमें। तो लिपिक सेवक के द्वारा चोरी की जाती है तो 7 वर्ष तक की सजा है। जैसे निवास गृह में चोरी में सजा थी, वो भी सेम ही सजा है, इसमें 7 वर्ष की सजा और जुर्माने से भी दंडनीय है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि 7 वर्ष तक में कितने तक की सजा दे सकता है, 5, 6, 7 तक दे सकता है। 382 है चोरी करने के लिए मृत्यु उपपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। 382 कब लगती है? जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप यात्रा करते हो बस स्टैंड पे, जैसे अपन कहीं किसी यात्रा पे जा रहे हैं, खिड़की के पास बैठा हूं, जैसे मेरा ही मान लो, मैं खिड़की के पास बैठा हूं, खिड़की के पास एक व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति ने आके और दूसरी तरफ सीट के पास एक व्यक्ति आ गया, खिड़की के पास वाला व्यक्ति मेरे को धमका रहा है कि दूसरा व्यक्ति चोरी कर रहा है, मेरे को पता भी लग गया, और खिड़की के पास वाला धमका रहा है, कुछ बोला तो चाकू मार दूंगा, चाकू मेरे पास लगा दिया। तो इस तरह एक ग्रुप में
देखो कई बसों वगैरह में ग्रुप में चोरी होता है, एक खिड़की के पास खड़ा रहता है, एक पीछे वाली खिड़की के पास, एक जहाँ बैठा हुआ है उस खिड़की के पास खड़ा रहता है, एक आगे बीच में खड़ा रहता है जहाँ से वो चोरी आसानी से करता है। अगर वो पता लग जाए चोरी का तो वो दूसरा उस पर कोई चोटकारित कोई आक्रमण करने के लिए वो 3-4 त्यार, जैसे ब्लेड गिरोह, ये गिरोह देखे होंगे, उनके लिए धारा बनी हुई है। चोरी करने के लिए मृत्यु उपत्या, अवरोध कारित करने के लिए तैयारी के पश्चात चोरी 382। तो उनके लिए सजा कितनी है? 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 10 वर्ष तक की सजा है इसमें। गंभीर प्रकृति का अपराध, अभी 3 और 7 हमने देखी है सजा, अब इसमें थोड़ा लेवल गंभीर है तो 10 वर्ष तक की सजा और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। सुरेश दिनेश की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों, जैसे मैंने कि बताया बस का ही मान लो, दिनेश की जेब काट रहा है, दिनेश बस में बैठा हुआ है, सुरेश काट रहा है, और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को, 3-4 उसके साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है यदि दिनेश समझ जाए कि दिनेश को समझ में आ जाए क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे, वो विरोध करे या पकड़ने का प्रयास करे, तो वे दिनेश का अवरोध करें, तो दूसरे साथी आगे दिनेश को पकड़ लें ताकि वो इस अपराध करने में सफल हो जाए। इस योजना के साथ वो अपराध करने के लिए जाते हैं तो सजा का लेवल बढ़ गया, क्योंकि ये गंभीर प्रकृति का अपराध हो गया। इस तरह से उनके अपराध को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इस अपराध की प्रक्रिया को रोकने के लिए ये गंभीर अपराध बनाया गया है। इसके लिए सजा का प्रावधान ज्यादा किया गया, 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडनीय होगा। फिर चोरी के बाद उसका एक नेक्स्ट लेवल आ गया दोस्तों, उद्यापन। उद्यापन के बाद इससे भी गंभीर प्रकृति होती है लूट, और उससे भी ऊपर का अपराध होता है डकैती। अब उद्यापन क्या होता है, एक्सटोर्शन क्या होता है, समझते हैं। एक्सटोर्शन में आप चित्र से समझ सकते हो कि किसी से पैसे प्राप्त करने के लिए उसको छत्ती के चोट के भय में डालना, पैसे प्राप्त करने के लिए उद्यापन होता है, एक्सटोर्शन होता है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं, 383 में दी हुई है। जो कोई किसी व्यक्ति स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में साक्ष्य डालता है। देखो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, खुद को या उसके बच्चे को चोट के भय में डालता है कि तेरे को चोटकारित कर देंगे या तेरे को मार देंगे। जैसे पुरानी फिल्म में देखते थे प्रेम चोपड़ा कि ये सूटकेस हमारे हवाले कर दो, नहीं या तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। ये एक्सटोर्शन है। यहां तुरंत कार्य नहीं हो रहा, धमकी दे रहा है कि ये चीज हमारे हवाले कर दो, या ये पैसों से भरा सूटकेस हमें दे दो, या भी ये जमीन हमारे नाम कर देना, नहीं परिणाम अच्छा नहीं होगा, सीधी धमकी देना। तो ये एक्सटोर्शन होगा। जो कोई किसी व्यक्ति स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय में, मतलब चोट कारित करने के भय में साक्ष्य डालता है, और भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, देखो ये कहता है कि संपत्ति हमारे नाम कर दो, नहीं तेरे और तेरे परिवार को खत्म कर दें, या तुम्हें मुकदमे में, झूठे मुकदमों में फंसा दें, कुछ भी भय में डाल सकते हैं, क्षति के भय में डालते हैं, चोट के। या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई कागज पे अपने साइन या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिससे मूल्यवान प्रतिभूति में प्रत्यावर्तित किए जाए, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। या कोई कागजों में, सीधी सी इसका शॉर्ट रूप ये, कोई कागजों में, जमीन के कागजों में साइन करवाना, कोई चीज अब मकान अपने नाम करवाना, उसको उत्प्रेरित करना, भय में डाल के उसको उत्प्रेरित करना, ये एक्सटोर्शन होता है। मतलब एक तरह से धमकी, चोट कारित करने की क्षति में कि तेरा बहुत नुकसान हो सकता है, नहीं तो तू इन कागजों पे साइन कर दे भाई। तो ये हो गया एक्सटोर्शन का अपराध बन जाएगा, उद्यापन का अपराध ऐसा करते ही। चोरी क्या था, चोरी में तो कब्जे में से बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से दूसरे के कब्जे में से जंगम संपत्ति हटाता है। अरे यहां बिल्कुल अंतर है, उसके सामने ही है प्रत्यक्ष, और उसको डरा धमका के कागजों पे साइन करवा रहा है, जमीन अपने नाम करवा रहा है, तो ये उद्यापन हो जाएगा। तो इसमें उदाहरण समझ लेते हैं, उदाहरण से बिल्कुल ये उद्यापन क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा, जो कि जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की बुक है उसमें दिया गया है। बिल्कुल ये उदाहरण दे रखे हैं, आप उनमें भी देख सकते हो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में परिभाषा लिखते हो तो उनके साथ ये उदाहरण भी लिखोगे तो ये बहुत ही एक क्वेश्चन में अलग ही बात होती है, और इसमें आपको अन्य अभ्यर्थी जो भी होते हैं आपकी प्रमोशन की परीक्षाओं में बैठते हैं उनसे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, जिससे आपको आपकी ग्रेड में या उसमें फायदा ही पहुंचेगा कुछ ना कुछ। इसलिए साथ में जब भी हम लिखते हैं तो कोई ना कोई उदाहरण, इसीलिए बताता हूं कि ये लिखने चाहिए आपको एग्जाम में। आप उदाहरण लिखते हो तो उसका फायदा आपको मिलेगा। दिनेश यह धमकी देता है कि सुरेश ने उसको धन नहीं दिया तो वह सुरेश के बारे में मान हानिकारक
अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार सुरेश को उत्प्रेरित करता है। दिनेश ने उद्यापन किया है। सुरेश को दिनेश ये धमकी दे रहा है कि भाई तू मेरे को इतने रुपए दे दे। सुरेश मान लो एक कोई एडिटर है, किसी भी मतलब अखबार का मेन आदमी है, वो दिनेश को धमकी दे रहा है, तू मेरे को पैसे दे दे, नहीं तेरा जो भी मान हानिकारक चीजें हैं तेरे बारे में, ये चीजें वो कोई उसकी चीजें जानता है, उसके बारे में मैं तेरे खिलाफ लिखूंगा पूरा, जिससे तेरी बदनामी हो जाएगी, और नहीं तो मेरे को पैसे दे दे। उसको ये करके धमकाता है। तो ये उद्यापन हो गया दोस्तों। उद्यापन का ये एक रूप है। मान हानिकारक लेख लिखने के लिए धमकाना उद्यापन ही माना जाएगा। और दूसरा, दिनेश सुरेश को घोर मतलब गंभीर चोट करने के भय में डालता है। बेईमानी सुरेश को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पे हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे या उस को दिनेश को प्रदत्त कर दे। सुरेश उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे दिनेश को प्रदत्त कर देता है। इस प्रकार हस्ताक्षर कागज या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए दिनेश ने उद्यापन किया है। वही मैंने आपको बताया था, पुरानी फिल्म में देखी होगी, प्रेम चोपड़ा किसी सामान्य आदमी को धमकाता है कि इस कागजों में साइन कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हें चोट कारित करेंगे, तुम्हें हाथ पैर तोड़ देंगे तेरे, ये वगैरह, ये धमकी देना, इस तरह की धमकी देना, और कागज पे साइन करवा लेना, कोई अपने नाम प्रॉपर्टी करवा लेना, इस तरह की धमकियां भी ये उद्यापन मानी जाएगी। और इसके बाद उद्यापन के लिए पनिशमेंट दिया गया, जो कि 384 धारा 384 में, और चोरी की परिभाषा थी 378 में, उद्यापन की परिभाषा 383 में, और उद्यापन का दंड है 384 में, और चोरी की सजा है 379 में। और अलग अलग चोरी के लेवल दे रखे हैं। 80 में घर में चोरी, 81 में लिपिक सेवक द्वारा और एक ग्रुप में चोरी करना पूरा प्री प्लान्ड होके, तो 382 में। 384 में कितना पनिशमेंट है दोस्तों? 3 वर्ष तक की सजा हो सकेगी या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों। ये चोरी वाली सेम सजा उद्यापन के लिए। और इसके बाद चोरी एवं उद्यापन में अंतर। तो दोस्तों चोरी एवं उद्यापन में अंतर बहुत ज्यादा पूछते हैं। चोरी, उद्यापन और लूट में अंतर पूछते हैं। चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती में अंतर समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रमोशन की परीक्षाओं में मैंने बहुत ज्यादा देखे, ये बहुत पूछते हैं। मैंने आपके पेपर देखे जिनमें क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं। तो इसीलिए इनमें आगे के लेक्चर में हम आज तो चोरी और उद्यापन के अंतर तक पढ़ेंगे। आगे हम लूट, चोरी, उद्यापन, डकैती, इनमें भी अंतर बताएंगे, और लूट और डकैती के तत्व बताएंगे, उनके इंग्रेडिएंट बताएंगे, और उनके बारे में जो जो सजा के प्रोविजन है वो भी बताएंगे अच्छे से। और आपराधिक अत्याचार, इस तरह आगे से कोई 4 या 5-6 लेक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इस आईपीसी भारतीय दंड संहिता को समापन की ओर ले जाएंगे। तो अभी बढ़ते हैं चोरी और उद्यापन में अंतर। चोरी, धारा 378 में चोरी की डेफिनेशन है, 379 में सजा है। उद्यापन 383 में परिभाषा है, 384 में सजा है। वैसे तो देखा जाए तो 380 में भी चोरी की सजा है। घर में चोरी 381, लिपिक सेवक द्वारा चोरी 382, एक ग्रुप बना के योजना के साथ चोरी करना। अब चोरी और उद्यापन में अंतर देख लेते हैं। चोरी की विषय वस्तु केवल चल संपत्ति हो सकती है, जैसे मोबाइल, और उद्यापन की विषय वस्तु चल या अचल संपत्ति कैसी भी हो सकती है। किसी के संबंध में उद्यापन हो सकता है, एक्सटोर्शन हो सकता है। देखो, मकान अपने नाम करवाना, ये भी उद्यापन हो गया। धमकाना किसी को, मेरे नाम मकान कर दे, नहीं तेरे को गंभीर चोट कारित करेंगे या तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। या मोबाइल अपने नाम करवाना, या मोबाइल किसी से प्राप्त करने की उसको धमकी देना, सामने ही धमकी दे रहा है कि मोबाइल दे दे, नहीं तेरे को मार देंगे या तेरे बच्चे को मार देंगे। तो उद्यापन किसी भी विषय वस्तु चल या अचल संपत्ति, कैसी भी संपत्ति के संबंध में हो सकता है। इसमें संपत्ति के स्वामी की सहमति नहीं होती। ये तो देखो बेईमानी से चोरी कैसे होती है, बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से हटाना, बेईमानी पूर्वक ले लेने का एसेट, तो इसमें सहमति नहीं होती। इसमें संपत्ति के स्वामी की सहमति, देखो उसको धमकाते हैं कि तेरे को मार देंगे तेरे बच्चे को, तो सहमति, दोषपूर्ण सहमति तो दे देता है, चलो ले लो भाई, मेरे को मारना मत, तो दोषपूर्ण प्राप्त की जाती है। इसमें भय, चोरी में भय या बल का प्रयोग नहीं किया जाता। चोरी तो चुपके से हो जाएगी, किसी का मोबाइल चुपके से अपनी जेब में डाल लिया, तो इसमें भय या बल का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें संपत्ति का जो स्वामी है,
को क्षति या चोट कारित करने के व्यय में डाला जाता है। तो जैसे कि मैंने उद्यापन में आपको बताया, संपत्ति के स्वामी को कोई भय दिखाया जाता है, क्षति का भय दिखाया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने, कोई विलेन है, प्रेम चोपड़ा है, जैसे धमका रहा है कि जमीन मेरे नाम कर दो, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दो, नहीं तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। तो इस तरह उद्यापन में क्षति करने का या चोट कारित करने के व्यय में डाला जाता है। तो इस तरह चोरी और उद्यापन में हम अंतर समझ सकते हैं। तो ये बिंदु जो चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती का बिंदु है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों आज चोरी और उद्यापन तक के पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट बिंदु में हम लूट डकैती को पढ़ते हुए साथ में चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती में अंतर भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अर्जुन पुलिस प्रमोशन के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में जो सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसको क्लिक करें हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नए से नए वीडियो आपको जो भी इस माध्यम से हमारे एक्सपर्ट के द्वारा डाले जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।